हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठंड का समय है, तो बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे रूम में भी पढ़ रहे होंगे, अपने घर में भी पढ़ रहे होंगे, रज़ाई के अंदर बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बीटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और जो कि मैंने स्टार्ट किया हिंदी से सेकंड सेमेस्टर। तो चलिए पहले तो हम लोगों ने जैसे कि मैंने बहुविकल्पी आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है? बहुविकल्पी मैंने आप लोगों को बता दिए थे और अब आज हम लोग अति लघुत्तरी से चलते हैं। कहानी का महत्व लिखना है, ठीक है? कहानी का महत्व कहानी से देखिए कहानी आप लोग कुछ चीज़ें ऐसे भी समझिए लॉजिकल चीज़ें हैं, तो इनको कैसे हमें समझते हुए चलना है। तो पहले तो देखिए कहानी का महत्व पूछा है इसमें, कहानी का महत्व, ठीक है? ये दिया हुआ कहानी का महत्व लिखना है। तो अब अपने मन से भी ये सोचिए कि कहानी से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, ठीक है? जैसे ये दिया हुआ है। अच्छा जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा सबके दादा-दादी तो कहानियाँ सुनाते ही हैं। तो उससे आप लोगों को क्या मतलब इससे क्या आपका होता है कि ज्ञान में वृद्धि होती है आपको। आपको सोचने की भी क्षमता बढ़ती है इससे आप लोगों की, ठीक है? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? पहले तो ये देखिए अति लघुत्तरी है, इसमें कितना आंसर आपको देना है, ठीक है? और अभी मैं आपको लघुत्तरी में भी बताती चलूँगी कितना आप लोगों को लिखना है ये, ठीक है? तो पहले ही तो देखिए अति लघुत्तरी में इतना ही लिखना है। जैसे इसमें सेम दिया हुआ है ऐसे ही लिखना है आपको। अति लघुत्तरी में थोड़ा ही लिखा जाता है, ठीक है? बहुविकल्पी में तो विकल्प होते हैं कि हाँ, आपको चुन के लिखना है। तो ऐसे अति लघुत्तरी में थोड़ा भी लघु उत्तरी में बड़ा लिखा जाता है, ठीक है? अब जैसे लिखा है बालकों की को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है, ठीक है? कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, ठीक? इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बना के जैसे लिखा है कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? अब बताइए, कहानी का कौतूहल इसमें जिज्ञासा ऐसी कहानी सुनाए जिस बच्चों को जिससे जिज्ञासा उसमें रहे कि अरे हाँ, ये इसका अरे वाह! ये बहुत अच्छी कहानी है। तो उसमें ना उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए आपकी कहानी सुनने के लिए। ठीक है? तो इसमें ये दिया हुआ है ना कि कहानी का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। ठीक है? समझ गए आप लोग? अब जैसे ये देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ कहानी का महत्व बताना आपको। अब इसको बना के भी लिख सकते हो आप लोग। जैसे कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है ना? उसका सर्वांगीण विकास होता है, कहानी में मनोरंजन का एक अच्छा साधन भी है। बहुत सारे लोग जो एक सीरियस कहानी होती है, बहुत बोर भी होते हैं। एक कहानी ऐसी होती है जिसमें बहुत इंटरेस्ट लेके लोग कहानियाँ सुनते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे दिया हुआ लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो ये देखिए लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है ना? देखिए अति लघुत्री में आपको इतना ही लिखना है कि हाँ, ठीक है ना? तो आपको ये नहीं कि मतलब बहुत बढ़ा-बढ़ा के इसको लघुत्री बनाना, आपको पहले अति लघुत्री तो अति लघुत्री के हिसाब से आप लोगों को लिखना है इसको। जैसे लिखा हो मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? मौखिक शिक्षण जिस पूछा है कितने प्रकार का इसमें आगे ये तो नहीं पूछा इसकी व्याख्या करिए। तो जितने प्रकार का है 2 प्रकार का होता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है 2 प्रकार का होता है, ठीक है? ध्वनि कितने प्रकार की होती है इसमें ये भी नहीं पूछा कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है और उनके उनके प्रकारों का वर्णन करिए। ये तो दिया नहीं है तो इसमें जितना दिया उतना आंसर आपको देना है इसमें। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं? अब आप अपने जैसे ये देखिए शब्द किसे कहते हैं? ये देखा अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। अच्छा कोई चीज़ अगर आप बोलते हैं, जैसे इसमें बोला है अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है ना? इन ध्वनियों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ 2 लाइन आपको लिखना है। अति लघुत्तरी में बढ़ा के मतलब बहुत लघु उत्तरी नहीं बनाना उसको, सिर्फ अति लघु उत्तरी के हिसाब जितना पूछा जाए उतना आंसर आपको देना है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? बताइए। बताइए गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोग मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। ठीक है ना? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोग मानी जाती है जिसमें शिक्षण भी मतलब क्रियाशील और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? इसमें शिक्षण भी क्रियाशील और विद्यार्थी, ठीक है? अब चलिए इसमें कुछ रटाने वाली चीज़ें ही नहीं, आपको सिर्फ़ समझते हुए चलना है कि आपको कैसे पेपर देना, कैसे क्वेश्चन्स लिखने हैं, ठीक है ना? अब बताइए विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? बताइए विद्यार्थियों की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा,
विद्यालय की पत्रिका, बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। गतिविधियों का उससे जैसे बच्चों के जैसे कुछ बच्चे जैसे अगर हम कोई चीज़ अगर हम आपको पढ़ाते हैं, तो उसको इंटरेस्ट लेके आप कैसे पढ़ोगे? जैसे अगर मैं उसको इंटरेस्ट से पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देके जो कि बहुत फ़नी एग्ज़ाम्पल हों, ठीक है? तो इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों की गतिविधियों का मूल्यांकन बाल सभा से भी, विद्यालय की पत्रिका से, वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता से, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन से किया जा सकता है। ठीक है ना? इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ बना-बना के इसको लिखना है और ऐसा भी बना के लिखिए कि आगे वाले एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? गद्य एवं पद्य में अंतर बताना है। अच्छा बताइए, आप लोग ने हिंदी पढ़ी होगी बचपन में गद्य और पद्य। तो पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, ठीक है? जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसे गद्य का अर्थ पूछा इसमें, जिस रचना में छंद शास्त्र के गण और मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, वह गद्य होते हैं। ठीक है ना? वे क्या कहलाते हैं? गद्य। वे क्या कहलाते हैं? गद्य। अब एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए आप लोग। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य, सूक्ष्म पाठ निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे लिखा है, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ठीक है ना? शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि हो, मुहावरे, लोक उक्ति, सुक्तियों इत्यादि का ज्ञान हो। ठीक है ना? ये सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य हैं। ठीक है? आपको देखिए इतना ही लिखना है इसमें। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, ध्रुत पाठ का क्या अर्थ? ध्रुत ध्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जो कि मैं आपको ऐसे समझाती हुई चल रही हूँ, तो आप लोग भी समझते हुए चलिएगा। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति का अर्थ बताना। अगर आपको अपने शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप लोग? इसमें पहले देख लीजिए, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति के द्वारा प्रकट किया जाए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अपने शब्दों में, तो वो व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है ना। जैसे उसमें दिया, वो व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। जो अपने ही शब्दों में बताया जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे किताबी का ज्ञान नहीं, तो अगर जो सर जैसे कोई टीचर अगर आपको बता रहा है अपने शब्दों में, तो वो चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? अब जैसे ये दिया हुआ है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया हुआ है? ये आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है? चलिए, अब इसमें बोला है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का साधन का प्रयोग करता है, उससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है? मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। अच्छा, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? बोलचाल की भाषा में जैसे 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 मैं आपको बोल के बता रही हूँ, वही होता है मौखिक अभिव्यक्ति। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मौखिक अभिव्यक्ति जैसे कोई चीज को विचार करके, समझ के, तब मैं आपको उसके सामने प्रकट कर रही हूँ, तो उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। जैसे देखिए दिया हुआ है कि विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक है? तो देखिए इसमें दिया हुआ लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है? अच्छा, लिखित अभिव्यक्ति जैसे कि कोई चीज लिख रहे हैं आप लोग, कहानी हो गया, आत्मकथा हो गया, नाटक लेखन, ये सब होते हैं लिखित अभिव्यक्ति के साधन। ठीक है? अब बताइए, अक्षर का अर्थ लिखना। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। यानी क्षर का अर्थ है नाश होना, तथा आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। ठीक है ना? अक्षर मिलकर किसका रूप ले लेते हैं? शब्द का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, 2015 में पूछा गया है। ठीक है? अक्षर देखिए, अब देखिए आप लोग, एक आया हुआ क्वेश्चंस ये। अब बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, वर्ण किसे कहा जाता है? अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्ण है।
अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्ण है। वर्ण जो है अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त है। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्ण। अक्षर को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। वर्ण जो है वो अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त है। वर्ण क्या है? अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त है, एक स्वर और एक व्यंजन। जैसे अभी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो उनको हिंदी समझ में आ रही होगी। शब्द की व्याख्या करनी है। अगर आपको शब्द की व्याख्या करना कहा जाए अपने शब्दों में लिखिए तो क्या लिखेंगे? पहले तो इनके शब्दों में देख लीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? ये भी बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द तो 2 प्रकार के होते हैं। एक ध्वन्यात्मक शब्द, एक होता है वर्णनात्मक शब्द। अब इसमें ये नहीं बोला है कि इनकी व्याख्या करें। इसमें पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक ध्वन्यात्मक और एक वर्णनात्मक। ठीक है ना? चलिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य तो 3 प्रकार के होते हैं, और एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। ठीक? चलिए, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण देना। अच्छा बताइए, उपसर्ग हम लोग वाक्य के आगे लगाते हैं, पहले वाक्य के अंत में लगाते हैं? वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है इसको। ठीक है ना? शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दें, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे लिखा हुआ आ प्लस मर, इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? अमर। यानी आ क्या है? ये उपसर्ग है। अतिक्रमण, अतिक्रमण, ये पूरा शब्द बन गया उपसर्ग। अति क्या है? उपसर्ग है। अनैतिक, आ क्या है? उपसर्ग है। न्यायालय, न्याय क्या है? ये उपसर्ग है। ठीक, ऐसे प्रत्यय है। चलिए प्रत्यय बताइए आप लोग। प्रत्यय का अर्थ बताना। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना? प्रत्यय कहते हैं जिसमें शब्दांश लास्ट में लगता है ना, प्रत्यय। जैसे कड़ुआ, कड़ुआ, कड़ुआ शब्द में अगर हट लगा दे तो कड़वाहट हो जाता है। ठीक है ना? ये वाह आहट हो जाता है, कड़वाहट। हट ये क्या? ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है? चलिए, अब आगे देखिए। समासिक पद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है ना? ऐसा पूछा गया समासिक जो समास के नियमों से चले। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, चाय, नाश्ता, रोजी-रोटी, पढ़ाई-लिखाई। ये क्या है? समास के नियमों से बना हुआ है। ठीक है? और समास कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए, समास 4 प्रकार के होते हैं। एक अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है? चलो आगे देखो। संज्ञा का अर्थ बताना, उसका भेद भी बताना है। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान, वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की। व्यक्ति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, चलिए सर्वनाम देख लेते हैं। अति लघु उत्तरी में कोई चीज समझने वाली नहीं, बस आप लोग ऐसे समझते हुए चलिए। और बहुत सारे बच्चों ने तो हिंदी पढ़ी होगी, उनकी परिभाषाएं जिनको नहीं आती वो देख लें। जैसे सर्वनाम का अर्थ पूछ रहा है, तो सर्वनाम तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम के सर्वनाम के की जगह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग बोले जाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है ना? अब सर्वनाम के प्रकार पूछे आपसे, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक संबंधवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया। ठीक है? और कल या परसों तक ये अति लघुत्तरी भी आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसके बाद हम लोग लघुत्तरी दिखाएंगे आपको। लघुत्तरी बताएंगे कैसे आपको लघुत्तरी को कैसे लिखना है और अपने शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने सर्वनाम तक पूरा पढ़ा है अति लघुत्तरी। तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और हो सकेगा तो कल ही खत्म करेंगे, नहीं तो परसों पूरा अति लघुत्तरी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो ये वाली बुक ले लें पवन की। ये देखिए, ये पवन पवन की बुक है डीएलएड, जो कि मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ आप लोगों को। तो ये ले लीजिए और इसी से आप लोग रिवीजन करिए। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उससे
इससे आपका बहुत अच्छा-सा रिवीज़न भी हो जाएगा और अच्छे से आप लोग मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं बताती चलूँ वैसे-वैसे आप लोग पढ़ते हुए चलिए। ठीक है ना? तो फिर चलिए हम लोग कल मिलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।